9 साल की सुरभि कंधे पर स्कूल बैग लिए तेज कदमों के साथ स्कूल जा रही थी। आज भी लेट हो गई हूँ। अगर मैडम ने क्लास में नहीं घुसने दिया तो मैडम से माफी मांग लूंगी। ऐसा सोचती हुई सुरभि स्कूल पहुंचती है। सुरभि को देखकर उसकी क्लास टीचर कहती हैं, क्या बात है सुरभि, तुम आज फिर लेट आई हो? आज क्या बहाना है तुम्हारे पास? बहाना नहीं है मैडम, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ दूसरों के घरों में काम पर जाती हैं। बीमारी के कारण माँ काम पर नहीं जा रही हैं, इसलिए मुझे काम पर जाना पड़ता है, इसलिए देर हो गई। ठीक है, आओ आज तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन कल से लेट हुई तो बाहर धूप में खड़ा कर दूंगी। सुरभि क्लास के अंदर आ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। उसकी माँ ममता की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब चल रही थी, जिस कारण वो चारपाई पर ही रहती थी। सुरभि सुबह काम पर जाती और फिर काम से लौटने के बाद स्कूल आकर पढ़ाई करती। उस दिन जब सुरभि स्कूल से घर लौटी तो देखा ममता बेहोश थी। माँ उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? सुरभि बहुत परेशान हो जाती है। वो ममता के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, जिसके बाद ममता को होश आ जाता है। माँ तुम्हें क्या हो गया था माँ? चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं सुरभि बेटी, अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास। माँ आज ही मालकिन ने तनख्वाह दी है, तुम अस्पताल चलो। सुरभि एक रिक्शे पर बिठाकर ममता को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर ममता को अस्पताल में भर्ती कर लेता है। ममता कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहती है। उसकी देखभाल के लिए सुरभि भी अस्पताल में ही रहती है और वो स्कूल नहीं जा पाती है। 1 सप्ताह के बाद ममता को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। उसकी तबीयत अब सुधर गई थी। सुरभि ममता को लेकर घर आ जाती है। सुरभि बेटी, अब कल से मैं काम पर जाऊंगी तो स्कूल चली जाना। ठीक है माँ। दूसरे दिन सुरभि स्कूल जाती है और ममता काम पर। लेकिन जब ममता काम पर पहुंची, 1 सप्ताह तू कहाँ थी? मालकिन मेरी तबीयत खराब थी। कम से कम बता तो देती। मैंने सोचा तू अब काम पर नहीं आएगी, इसलिए मैंने तेरी जगह दूसरी काम वाली रख ली है। इस तरह ममता की नौकरी छूट जाती है। उधर सुरभि के स्कूल में टीचर ने उससे कहा, सुरभि 1 सप्ताह तक स्कूल नहीं आई और तुमने स्कूल की फीस भी नहीं भरी, इसलिए तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया गया है। लेकिन मैडम, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकी और फीस भी नहीं भर सकी। मैं अगले महीने स्कूल की फीस भर दूंगी, प्लीज स्कूल से मेरा नाम मत काटिए। नहीं सुरभि, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ने तुम्हें स्कूल से निकालने का फैसला किया है। ममता और सुरभि दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बताते हैं। सुरभि रोज तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकलती और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती। उधर ममता भी रोज काम की तलाश में बाहर निकल जाती। एक दिन सुरभि नदी के किनारे बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी, दिवाली का त्योहार आने वाला है। स्कूल के सारे बच्चे पटाखे फोड़ेंगे, नए कपड़े पहनेंगे और ढेरों पकवान खाएंगे, लेकिन मुझे तो इस बार भी दिवाली पर न तो पटाखे मिलेंगे और न ही नए कपड़े। पढ़ाई भी छूट गई। माँ को बता दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सब सोचते सोचते शाम हो जाती है। अंधेरा घिर आता है। ओह, शाम हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। माँ परेशान हो रही होंगी। इतना कहकर सुरभि घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में काफी घना अंधेरा था। काफी घना अंधेरा है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तभी उसे घने अंधकार में एक पेड़ के पास कुछ रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। उस पेड़ के पास ये रोशनी कैसी? सुरभि वहां जाकर देखती है कि उस पेड़ के खोखड़ में एक दिया जल रहा था। ये दिया घर जाने में मेरी मदद करेगा। सुरभि उस दिए की रोशनी के सहारे घर तक जाना चाहती है और उसे अपने हाथ में उठा लेती है। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है, रुक जाओ सुरभि। कौन? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम रोज स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल बैग लेकर यहाँ आती हो और नदी के किनारे बैठ जाती हो। तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? तुम बहुत उदास रहती हो, क्या बात है? क्योंकि टीचर ने स्कूल से मेरा नाम काट दिया है। अगर मैंने माँ को ये बात बताई तो माँ को बहुत दुख होगा। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं है। दिवाली का त्योहार भी आने वाला है। मैं और मेरी माँ इतने गरीब हैं कि हमने कई सालों से दिवाली का त्योहार नहीं मनाया। ना तो हमारे पास दिए जलाने के लिए पैसे हैं और ना ही दिवाली पर पहनने के लिए कपड़े। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम इस दिए को अपने घर ले जाओ। ये दिया तुम्हारी बहुत मदद करेगा। इसकी मदद से तुम दिवाली का त्योहार मना सकोगी। ये दिया मेरी क्या मदद करेगा? ये कोई साधारण दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। ये दिया कई सालों से मेरी खोखड़ में जल रहा है।
ये दिया कभी नहीं बुझता। बरसों पहले एक महात्मा ने इसे मेरी खोखड़ में जलाया था। तब से लेकर आज तक ये दिया कभी नहीं बुझा। इस दिए से तुम जो मांगोगी तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। अच्छा, धन्यवाद पेड़। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उस जादुई दिए की रोशनी के सहारे सुरभि अपने घर तक पहुंच जाती है। उसकी माँ ममता उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी सुरभि, और ये दिया कहाँ से लाई? सुरभि ने ममता को जादुई दिए के बारे में सब कुछ बताया। माँ, ये जादुई दिया है, ये मेरी हर मनोकामना पूरी करेगा। मैं अभी इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। जादुई दिए, मुझे और मेरी माँ के लिए ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना चाहिए। सुरभि के इतना कहते ही 2 थाली भरकर पकवान वहां जाते हैं। ये तो सचमुच में जादुई दिया है। हाँ माँ, उस पेड़ ने सच कहा था। सुरभि और ममता ने जी भरकर खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह सुरभि ने उस दिए से कहा, जादुई दिए, मुझे स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए। तभी वहां पर कुछ पैसे आ गए। सुरभि पैसों को लेकर स्कूल चली गई और अपनी फीस भर दी, जिसके बाद सुरभि का नाम स्कूल में दोबारा लिख लिया गया। उस दिन स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सुरभि घर आ गई। उसने देखा कि ममता उदास बैठी हुई थी। क्या बात है माँ, तुम परेशान क्यों हो? ममता ने सुरभि को बताया कि उसकी मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया है। माँ, अब तो हमारे पास जादुई दिया है, ये हमारी हर इच्छा पूरी करेगा, फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं सुरभि बेटी, हमें हमेशा अपनी मेहनत करके पैसे कमाना चाहिए। इस तरह जादुई दिए का गलत फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है माँ, कल दिवाली का त्योहार है। जादुई दिए की मदद से इस बार हम भी दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। उसके बाद तुम कुछ अपना काम शुरू कर लेना। दूसरे दिन दिवाली थी। सुरभि ने दिए से कहा, ए जादुई दिए, मुझे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति चाहिए। सुरभि के इतना कहते ही वहां माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति आ गई। जादुई दिए, हमारे घर को रोशनी से सजा दो। इतना कहते ही उस दिए के अंदर से सैकड़ों दिए बाहर निकल आए और सुरभि का पूरा घर रोशनी से जगमगा गया। जादुई दिए, हमें नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे चाहिए। दिए ने सुरभि और ममता को नए कपड़े, पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ दी, जिसे पाकर दोनों बहुत खुश हो गए। उस दिन दोनों ने माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की और खूब धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया। सुरभि ने खूब पटाखे फोड़े और खूब मिठाइयाँ खाईं। जादुई दिए की मदद से सुरभि और ममता की दिवाली रोशन हो गई थी। दिवाली के बाद सुरभि ने दिए से कहा, जादुई दिए, कुछ ऐसा कर दो कि हमारे पास पैसे भी हों और मेरी माँ को दूसरों के घरों में काम करने भी ना जाना पड़े। तभी जादुई दिए ने सुरभि को ढेर सारे रुपए पैसे दिए। माँ देखो, जादुई दिए ने हमें रुपए पैसे दिए हैं। इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। हाँ सुरभि, लेकिन हमें जादुई दिए को लोगों की नजरों से बचा कर रखना होगा। किसी को इसके बारे में पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। तभी जादुई दिए ने कहा, सुरभि, मैं जिस काम के लिए इस धरती पर आया था वो पूरा हो गया है। अब मैं वापस उसी साधु महात्मा के पास जा रहा हूँ। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तुम मेरा ध्यान करना, मैं आ जाऊंगा। क्या तुम इस धरती पर मेरी मदद करने के लिए आए थे? हाँ सुरभि, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई दिए। जादुई दिया वहाँ से गायब हो जाता है। जादुई दिए के पैसों से ममता अपना एक ढाबा शुरू करती है और वो लोगों को खाना बनाकर खिलाने लगती है, जिससे ममता को काम करने के लिए दूसरों के घरों में नहीं जाना पड़ता था और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी थी। इस तरह जादुई दिए की मदद से सुरभि और ममता ने न केवल धूमधाम से दिवाली मनाई बल्कि अच्छे पैसे भी कमाने लगे। अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई थी। ये कहानी है खुशबू और उसके परिवार की। खुशबू के 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, लेकिन खुशबू की सास उमा देवी को अपने पोते पोती से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वो तो अपनी बेटी के बच्चों पर अपना सारा प्यार लुटाती थी और खुशबू के बच्चों को अपने पास फटकने भी नहीं देती। ऐसे में खुशबू के बच्चों ने अपनी दिवाली कैसे मनाई, आइए देखते हैं। शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो खुशबू ने दरवाजा खोला। सामने सास उमा देवी हाथों में बहुत सारा सामान लिए खड़ी थी। अरे, दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी या अंदर भी आने देगी? मुझे पता है तू तो मुझे घर से निकालना चाहती है, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं भला आपको घर से क्यों निकालना चाहूंगी? अच्छा, ठीक है, अब बहस मत कर। जाके मेरे लिए 1 गिलास पानी ला और 1 कप चाय भी लाना। साथ में खाने के लिए कुछ नमकीन भी लेती आना।
उमा देवी को देखते ही दोनों बच्चे ज्योति और मनोज अपनी दादी से लिपट जाते हैं। दादी 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 दादी, तुम बाजार से हमारे लिए क्या लाई हो? तुम पटाखे लाई हो ना? दादी हमें भी पटाखे दो ना। अरे हट हट, दूर हटो तुम दोनों, पता नहीं कहां से चले आते हैं। मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं लाई। उमा ने दोनों बच्चों को झिड़क कर दूर हटा दिया, लेकिन मनोज ने दादी का पीछा नहीं छोड़ा। उसे पटाखे बहुत पसंद थे। वो इस इंतजार में था कि दादी पटाखे लाएंगी और उसे देंगी। नहीं दादी, हमें पता है तुम दिवाली की शॉपिंग करने गई थी, तुम जरूर कुछ लाई हो। तुम पटाखे लाई हो ना दादी? कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो तुम दोनों, फिर भी आ जाते हैं मेरा दिमाग खाने। तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई हूं। तुम लोगों को पता भी है कि पटाखे कितने महंगे हो गए हैं। मैं कोई पटाखे वटाखे नहीं लाई। पटाखे खरीदना तो रुपयों में आग लगाने जैसा है। मेरे पास पटाखे खरीदने के लिए इतने फालतू पैसे नहीं है। तुम पटाखे लाई हो ना? तुझे उससे क्या? तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। आने दे तेरे पापा को। तेरी शिकायत लगाऊंगी कि पढ़ाई नहीं करता है और मुझे परेशान करता है। तभी चाय लेकर खुशबू वहां आ गई। बच्चों चलो जाओ, तुम लोग बैठकर अपना होमवर्क पूरा करो। दादी अभी बाहर से आई है ना, थकी हुई हैं, उन्हें परेशान मत करो। दोनों बच्चे वहां से चले गए। खुशबू जब कमरे में आई तब ज्योति ने कहा, माँ दादी हमसे प्यार नहीं करती है ना? हमें पता है, दादी हमें खुद से दूर क्यों भगाती हैं। खुशबू बच्चों को डांटते हुए कहती है, ज्योति और मनोज दादी के बारे में ऐसे नहीं कहते। वो तुम दोनों को बहुत प्यार करती हैं। आज के बाद तुम दोनों ने दादी के बारे में ऐसे बोला तो तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी। माँ की प्यार भरी धमकी सुनकर दोनों बच्चे तो चुप हो जाते हैं, लेकिन ये बात खुशबू भी अच्छी तरह से जानती थी कि उमा देवी उसके बच्चों से ज्यादा अपनी बेटी कलिका के बच्चों को प्यार करती थी। रात को खुशबू के पति अनिरुद्ध जब घर आए तब उमा देवी ने उससे बच्चों की शिकायत की। समझा ले दोनों नालायकों को, मेरा जीना हराम कर रखा है दोनों ने। मैंने इतने शैतान बच्चे कभी नहीं देखे, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हैं। बच्चों कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर मैंने तुम दोनों की शिकायत सुन ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है पापा, आज के बाद हम दोनों दादी को परेशान नहीं करेंगे। उमा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ज्योति और मनोज हमारे पोते पोती है, न जाने तुम्हें उनसे प्यार क्यों नहीं है। तुम हमेशा अनिरुद्ध से उनकी शिकायत करती हो, ये बहुत गलत है। आप चुप रहो जी, आपको नहीं पता इन सबको कैसे काबू में रखना है। इन बच्चों के जरिए मैं पूरे परिवार को अपनी मुट्ठी में रखना जानती हूँ। आप नहीं समझोगे ये सब। एक बार अनिरुद्ध अपने बीवी बच्चों की सुनने लगा तो हमारी तो कोई पूछ ही नहीं होगी। उमा, परिवार को मुट्ठी में नहीं बांधा जाता, प्यार के धागे से बांधा जाता है। हाँ हाँ, अब चुप भी हो जाओ, मुझे मत समझाओ। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। दूसरे दिन जब सब सुबह का नाश्ता कर रहे थे तभी घर के दरवाजे की घंटी बजी। अरे इस वक्त कौन आ गया सुबह सुबह? आप नाश्ता कीजिए, मैं देखती हूँ। खुशबू ने दरवाजा खोला तो बाहर ननद कलिका अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी थी। अरे कलिका दीदी, आओ आओ। हाय भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और दामाद जी कैसे हैं? खुशबू और कलिका बातें कर रही होती हैं कि तभी कलिका के दोनों बच्चे परम और चिंकी भागकर नानी के पास जाते हैं और उमा देवी दोनों को गले से लगा लेती हैं। नानी नानी नानी, आ गए तुम दोनों। मेरे सोना चांदी, मेरे हीरा मोती, मैं तुम दोनों को ही याद कर रही थी। परम, चिंकी, नानी को नाश्ता करने दो बेटा। लेकिन उमा अपने नाश्ते को भूलकर परम और चिंकी को खूब प्यार कर रही थी। मनोज और ज्योति ये सब देख रहे थे। अरे खुशबू, कलिका और बच्चों को भी नाश्ता दो। जी माँ जी, अभी लाई। अरे कलिका बेटा, आज कैसे आना हुआ? परसों तो दिवाली है। पापा, परम के पापा ऑफिशियल टूर पर बाहर गए हैं। दिवाली पर भी वो यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं इस बार दिवाली आप लोगों के साथ मनाने यहाँ चली आई। लेकिन तुम्हारे सास ससुर तो है ना, तुम्हें उन दोनों को इस तरह अकेला छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आप तो हमेशा मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हैं। हमने शादी कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये घर इसका नहीं है। ये यहाँ आ भी नहीं सकती। उमा, तुमसे तो कुछ कहना ही फिजूल है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कलिका को अपनी दिवाली अपने घर में मनानी चाहिए। आपका क्या मतलब है मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं बता रही हूँ, कलिका इस बार दिवाली यहीं मनाएगी बस। नानी, आप हमारे लिए पटाखे लाई हो ना? नानी, मुझे पटाखे बहुत पसंद हैं। और मुझे फुलझड़ियाँ जलाना। हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं कल ही बाजार से तुम दोनों के लिए ढेर सारे पटाखे लाई हूँ। मैंने उन पटाखों को मनोज और ज्योति से छिपाकर छत पर गोदाम रूम में रखा है। मनोज और ज्योति तो मुझसे पटाखे मांग रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिए। मैंने तो अपने परम और चिंकी के लिए पटाखे लिए थे बस।
और तुम लोगों के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ भी लाई हूँ। उमा देवी की सारी बातें मनोज और ज्योति ने सुन ली थी। दीदी देखो, दादी परम और चिंकी से बहुत प्यार करती है। वो उन्हें पटाखे भी दे रही है और मिठाइयाँ भी। दादी हमसे प्यार क्यों नहीं करती? कोई बात नहीं मुकेश, जाने दे। हम कुछ कहेंगे तो दादी फिर पापा से हमारी शिकायत कर देंगी और पापा तो हमें ही डांटेंगे। वो दादी को तो कभी कुछ नहीं कहते। इधर सारे लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम होते ही, परम चिंकी, बच्चों चलो छत पर चलते हैं, मैं तुम दोनों को पटाखे दूंगी। उमा देवी अपनी बेटी के बच्चों को लेकर छत पर गोदाम रूम में जाती हैं और पटाखे निकालने लगती हैं कि तभी परम पटाखों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता है और वहीं एक बम पटाखे में वो आग लगा देता है। उमा देवी गोदाम के अंदर थी और परम और चिंकी गोदाम के बाहर थे। पटाखे में लगी आग के कारण दूसरे पटाखे भी जलने लगे और देखते ही देखते गोदाम में चारों तरफ आग फैल गई। आग देखकर उमा देवी बुरी तरह से डर गई और चिल्लाने लगी, परम चिंकी बच्चों मुझे बचाओ। लेकिन आग देखकर तो परम और चिंकी दोनों डर के मारे वहां से भाग गए और अपनी माँ कलिका के पास आए। परम और चिंकी ने कलिका को बता दिया था कि नानी आग के बीच में फंस गई है। फिर भी कलिका अपनी माँ उमा देवी को बचाने नहीं गई और मौका पाकर ससुराल चली गई। इतने में ही आग का धुआं घर में आने लगा। धुआं देखकर खुशबू चौंक गई। अरे ये धुआं कैसा? ये धुआं तो छत से आ रहा है और पटाखों के जलने की बदबू भी आ रही है। खुशबू भागकर छत पर आई तो देखा उमा आग की लपटों में फंसी चिल्ला रही थी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। खुशबू अपनी जान की परवाह न करते हुए एक कंबल ओढ़कर आग की लपटों के बीच कूद गई और उमा को वो कंबल उठाकर आग से बाहर ले आई। इतने में मनोज और ज्योति ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया था। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड भी आ जाता है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। ज्योति बेटा जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर, दादी को अस्पताल लेकर जाना है। ज्योति और मनोज एम्बुलेंस को फोन करते हैं। साथ ही वो अनिरुद्ध और सत्येंद्र बाबू को भी फोन करके सब बताते हैं। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है और खुशबू अपनी सास उमा को अस्पताल ले जाती है। आग में उमा बुरी तरह से झुलस गई थी। आग की लपटों ने खुशबू को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। अरे अब कलिका कहाँ है? कहाँ है? अरे वो तो अपनी माँ को जलता हुआ देखकर ही भाग गई थी। अपने बच्चों को लेकर ससुराल चली गई। ऐसा नहीं हो सकता, ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। आप जरा कलिका बेटी को फोन लगा दीजिए। सत्येंद्र बाबू कलिका को फोन लगाते हैं और फोन स्पीकर पर डाल देते हैं। कलिका बेटी, आज तो मेरी जान जाते जाते बच गई। बेटी मेरी हालत बहुत बुरी है, तू मुझसे आकर मिल ले, शायद मैं अब नहीं बचूंगी। देखो माँ, तुम अभी हॉस्पिटल में हो, तुम्हें देखभाल की जरूरत है और मुझसे किसी की तीमारदारी नहीं होती। खुशबू भाभी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वैसे भी मैं वहां आकर अपने बच्चों की दिवाली खराब नहीं कर सकती। बच्चे तुम्हें इस हाल में देखकर डर जाएंगे। इतना कहकर कलिका ने फोन काट दिया। सुन लिया अपनी लाडली बेटी की बातों को, जिसके बच्चों को तुम ज्योति और मनोज से ज्यादा प्यार करती थी, जिनके लिए तुमने ज्योति और मनोज से छिपाकर पटाखे रखे थे, वही तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें छोड़कर चली गई। और तुम्हें पता है, ज्योति और मनोज ने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और तुम्हें अस्पताल लेकर आए। उमा देवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। ज्योति, मनोज, मेरे पास आओ मेरे बच्चों। अपनी दादी को माफ नहीं करोगे? तुम दोनों ही मेरे असली हीरा मोती हो। मैंने ही पहचानने में भूल कर दी। दादी, और आप हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड हो। आप हमारे लिए सब कुछ हो। फिर कभी ऐसा मत कहना। हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुशबू बहू, अब तू भी मुझे माफ कर दे। ये क्या कह रही हैं माँ जी आप? बड़े माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। अब तो हमें पटाखों की भी कोई जरूरत नहीं है। अब हम दादी से कहानियां सुनेंगे और खूब मस्ती करेंगे। मनोज की इस बात पर सब हंसने लगते हैं। दिवाली के मौके पर खुशबू और उसके बच्चों को वो सब मिल गया था जिसके लिए वो तरस रहे थे।